डॉक्टर आमोद सचान इस कमाई को खत्म करने का काम क्यों करने जा रहे हैं, क्यों लोगों को स्वस्थ करने जा रहे हैं? करीब 50% लोगों को डायबिटीज है। अभी कल ही मेरे पास दुबई के का ऑफर आया, उनको भी पता चला कि मैं इस तरह काम करूँ, तो उन्होंने इनवाइट किया। मैं इसी महीने जाऊँगा भी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के डॉक्टर्स बेस्ट डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स आर ट्रीटेड एज ए स्टेटस सिंबल। राजू श्रीवास्तव, जिसको आप सब जानते हैं, यंग मैन, ही ऑल्सो राइट। एंड इस तरीके से हमारे पास तो 25-30 साल के लोग, हार्ट अटैक के लोग, ढेरों लोग आते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवल कांत सिन्हा। एक ईश्वर होते हैं जिसकी शरण में हम सब हैं, और या उसको आप प्रकृति कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, और एक भगवान वो होते हैं जो पृथ्वी पे होते हैं, उनको हम कहते हैं डॉक्टर यानी चिकित्सक। और आज हम बात करने के लिए एक ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो धरती के भगवान से लेके ऊपर के भगवान तक दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है, ये तो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले परिचय कराता हूँ। हमारे साथ शेखर हॉस्पिटल के फाउंडर, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के फाउंडर डॉक्टर आमोद सचान जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जिस विषय पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, इन जो दो आपको इंट्रोडक्शन दी है उससे अलग हट करके है, वो है आमोद फाउंडेशन। तो आमोद फाउंडेशन क्या कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको जानना, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जानना कि ये आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। तो सचान साहब का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि शेखर हॉस्पिटल बहुत फेमस हॉस्पिटल है, आपने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बनाया, उसने भी एक प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। अब दो चीज़ें जब इस्टेब्लिश चल रही थी, तो आप ये आमोद फाउंडेशन क्या है? ऐसा है कि मैं पिछले 40 वर्षों से इलाज कर रहा हूँ मरीजों का, अलग अलग कैपेसिटी में। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया, मैं KGMC में प्रोफेसर हेड रहा, वहाँ से रिटायर हुआ। उसके अलावा मैं प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाए, ढेर सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ समझ में आई जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो जो चिकित्सा विज्ञान उन्नति कर रहा है, जो जो नए नए इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी आ रही है, त्यों त्यों मरीजों की बढ़ोतरी होती जा रही है। मतलब ये कैसा विरोधाभास है कि हम इलाज सोफिस्टिकेटेड करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर करते जा रहे हैं, नई नई इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज से करीब 25 साल पहले सिर्फ KGMC था, उसके बाद फिर SGPGI बना। सिर्फ एक कैंसर का कोबाल्ट की मशीन थी, रेडियोथेरेपी की, जो प्रिमिटिव मशीन थी, वो सिर्फ एक मशीन थी KGMC में, और एक भी अस्पताल नहीं था कैंसर का। आज इस शहर के अंदर दर्जनों कैंसर की ट्रीट करने की मशीनें लगी हैं। लीनियर एक्सेलरेटर जो एडवांस है, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी लगा है, लेकिन दर्जनों लगे हैं और किसी के यहाँ एक भी स्लॉट खाली नहीं। तो ये महामारी आ कहाँ से गई, क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है। तो उसको जब मैंने स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि ये जिन बातों का बारे में कहा जा रहा है कि खान पान की गड़बड़ी है और चीज़ों के बिहेवियर में गड़बड़ी है, ये अकेले नहीं है। एक्सरसाइज में गड़बड़ी है, कहा जाता है एक्सरसाइज नहीं कर रहे लोग इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। तो उसमें मैं बेसिक वहाँ पहले शुरू कर दूँ कि हमारे स्वास्थ्य के आधार क्या हैं और कहाँ कहाँ गड़बड़ी करते हैं। जी बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के 4 आधार स्तंभ हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। पहला काम है कि हमारा जो मनुष्य बना है, ये इवोल्यूशन से बना है। ये पहले 4 पैर का जानवर था, फिर 2 पैर का हुआ, फिर चलने लगा। डार्विन की पूरी सिद्धांत पर बेस्ड है कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होकर के मनुष्य को पहले शुरुआत में दौड़ भाग करके शिकार करना पड़ता था भोजन के लिए। तो दिन भर में इतनी एक्सरसाइज हो जाती थी खाली भोजन के लिए कि आपको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो पहला तो काम है कि हमारे जीन्स में है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, आवश्यक है। नंबर दूसरा ये है कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी है।
ये हाइपोथैलेमस में है, बेस में बनी हुई है, और वो डायरेक्टली लिंक्ड है सूर्य से। तो हमारी दिनचर्या सूर्य से रेगुलेटेड है, जिसको हम बिल्कुल भूल गए हैं, जिसका अनुपालन करना हम पहले तो मालूम ही नहीं है, जब मालूम भी हुआ तो उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और 1958 में एक साइंटिस्ट थे हल्बर्ट फ्रांस, उन्होंने इसको टर्म दिया, क्रोनो मेडिसिन का नाम दिया इसको, और ये बताया कि हमको क्या क्या गतिविधियाँ कैसी कैसी करनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। तो उसमें मुख्यतः ये है कि हमको कितने बजे जगना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, इस सूर्य से लिंक्ड है। तो वो जो क्लॉक है वो मेलेटोनिन हार्मोन है, उससे रेगुलेट होती है। तो हमको सुबह सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले उठना चाहिए, सूर्योदय के, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, तमाम नाम से लेते हैं। तो इसकी साइंस ये है कि उस समय यदि हम सो रहे होते हैं तो हमको बीटा वेव की स्लीप होती है, और उसमें नाइट मेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आदमी चौक के बैठ जाता, क्या होगा, देखा कुछ भी नहीं है, वो सपना देख रहे थे। तो जो डरावने सपने हैं वो हमको प्रॉब्लम करते हैं, और उससे हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको अपसाइड डाउन कर देता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो कॉर्टिसोल एंड अदर हार्मोन्स उनको बढ़ा देता है, और जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं उनको संख्या घटा देता है, तो वो बीमारी पैदा करते हैं। और तीसरा भोजन है। भोजन हमारा, जो हमारी आंतें बनी हुई हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें हमको फाइबर की डाइट ज़्यादा खानी चाहिए। और उसके पहले आप बॉडी क्लॉक पे ही आपसे हाँ, इंटरेक्ट करके पूछ रहा बताइए। हूँ। मुझको याद आ रहा है 1996-97 में एपी कॉन हुई थी केजीएम में। यस यस। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आए थे, उनका रिसर्च था बहुत अच्छा ये बॉडी क्लॉक पे। तो उन्होंने बताया था कि कौन सी चीज कब खानी है यही लोगों को नहीं पता है, और सोने पर तो बहुत ज्यादा था कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और उसकी प्रक्रियाएं बताई थी कि कैसे होता है। एक समस्या तो ये कि हम सबके परिवारों में जो बच्चे हैं उनकी तो आदत पड़ गई है कि देर रात जगने की, और देर रात क्या, अब तो वो सुबह ही सोते हैं। और अभी वो स्विगी जोमेटो जैसी तमाम फूड डिलीवरी वाले हैं, कोई रात को सैंडविच मंगा रहा है, कोई रात को कॉफ़ी मंगा रहा है। आप कॉलोनी में देखते होंगे कि कई घरों में जो है बाइक्स आके रुकती है और सामान डिलीवर होता है। तो पहले तो आप ये जो हमारी जो जेन जी है उसको ये गाइड कर दीजिए कि सोना कितना जरूरी है, अगर किसी की मजबूरी है तो उसको कब तक जगना चाहिए, या उससे बचने, जो उससे होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सारी बीमारियों को मैं जरूर बता रहा हूँ, सारी बीमारियाँ, एक नहीं है। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से लेकर के कैंसर तक बनने की, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सब में इस क्लॉक का रोल है। और वो अंदर के हार्मोनल जो मैकेनिज्म है, न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन जो मैकेनिज्म है, वो बहुत डिटेल में है। लेकिन वो अगर हम इसके अनुसार नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। मशीन इतनी स्टर्डी बनाई गई है, प्रकृति ने ऐसी मजबूत बनाई है कि बहुत आसानी से गड़बड़ नहीं होती है। लेकिन जब लगातार उसके विपरीत दिशा में काम किया जाता है तो वो गड़बड़ करती है। तो सोने और जगने का टाइम तो नियत है, आप सोएं न सोएं ये आपकी समस्या है। लेकिन आपको सोना, सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद सोना चाहिए, और सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले जगना चाहिए। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, क्योंकि उसकी सारी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ऐसा होता है। उससे हमारी इम्यून सेल जो है वो भी घट जाती हैं, इम्यून सेल घट जाती हैं तो हमारी डिफेंस आर्मी खत्म हो जाती है। कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन लगेगा वो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसके लिए बच्चों को जो समझाने वाली बात है कि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं, हम प्रकृति के बाहर नहीं हैं। जैसे बाकी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वैसे ही मनुष्य जीव जंतुओं में सबसे हाईली इवॉल्व प्राणी है। अगर आप सीधे इंडायरेक्टली कहें तो एक एनिमल हम भी हैं। बस खाली यह है कि हम इवॉल्व हैं और हमको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एवोल्यूशन से मिला है, जिसमें विजडम है, जो सोचने समझने की क्षमता है, डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। उससे हमने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को इतना सुंदर बना दिया है। लेकिन उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तो क्या है कि हम प्रकृति के हिस्सा, कभी आपने ये देखा कि सूर्य जो है अगर उसको 6:05 में उगना है तो 6 मिनट के 6 मिनट में, एक घड़ी आगे नहीं होगा, वो डूबने का समय तय है। प्रकृति के सारे प्लैनेट्स के जो रिदम है वो रिदम से चल रहे हैं, सब घूम रहे, पूरे सारे प्लैनेट्स जो हैं चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे का, और सब रिदम में है। तो अगर आपको रिदम में रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको भी प्रकृति के रिदम में रहना पड़ेगा। आप नहीं फॉलो करेंगे तो उसका नतीजा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रकृति ने इतना एनॉर्मस सरप्लस हमको दिया है कि हमको 1 किडनी की जरूरत है, हमको 2 किडनी दी है, 1 आंख से भी काम दे सके, 2 आंखें दी हैं।
किडनी तब फेल होती है जब एक किडनी पूरी खत्म हो जाए, दूसरी किडनी भी जब आधी खत्म हो जाए, तब पहला सिम्टम आना शुरू होता है। इतनी प्रचुर मात्रा में सर पर तो आदमी चलता रहता है उल्टा 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 उल्टा, फिर जब गिरना शुरू होता है तो फिर समझ में नहीं आता है। और तो इसलिए हमको हर बच्चे को समझाना चाहिए, ये सबसे आसान तरकीब है कि उसको दिखाओ संसार, ये संसार है, ये हमारे आपके अनुसार नहीं चल रहा है, हमको इसके अनुसार चलना है। तो अगर इसके अनुसार चलेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे और तो ही आपके नंबर भी सही आएंगे, जो आप चाहते हो अचीव करना। देर रात तक जो पढ़ रहे हो नहीं आप उससे सक्सेसफुल हो सकते हो। पढ़ने के टाइम सवेरे उठिए, आप जल्दी सो जाएंगे तो सवेरे अपना अपनी नींद खुल जाएगी। मतलब जगने के लिए सोना जरूरी है, सोना 6 से 7 घंटे है ही, इससे कम नींद से आपका काम नहीं चल सकता है, क्योंकि सोते समय ही हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और पूरे शरीर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस सोते समय होती है। तो अगर हम प्रॉपर सोएंगे नहीं तो हमारी रिपेयर मेंटेनेंस ही नहीं होगी, और रिपेयर मेंटेनेंस होगी तो हम वैसे लेथार्जिक डल पड़े रहेंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। आप किताब खोल के बैठे रहेंगे लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी ही होगी, और ये खाली बच्चे के लिए नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबके लिए है। मैंने बहुत से सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलोसफर हैं, रिसर्चर्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल नियम से सो जाते हैं। अब उनको रात के 9:30 बजे फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं उठेगा। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात कर रहे हैं। अक्षय कुमार को ही देख लीजिए, वो टाइम से उठता है, टाइम से सोता है, इस उम्र में भी एकदम फिट है। और मैं तो कहूँगा इनसे भी हट करके हम जीवों को देख लीजिए। एक कुत्ता है जो उसकी उम्र 13-14 साल जितनी होगी, वो हजारों डॉक्टर करोड़ों डॉक्टर उनके लिए नहीं है, अरबों रुपए की मशीनें नहीं। हालांकि अब तो बहुत सारे दुकानें खुल गई हैं, लेकिन वो तो अपनी उम्र पूरी करता है। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मनुष्य को इस प्रकृति ने, इस नियामक ने, ईश्वर ने, जो कुछ भी नाम दीजिए, वो उसने इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा, जिसमें विजडम होती है, जिसे प्रोसेसर, इस बॉडी का प्रोसेसर है वो पूरा। और ये इसके कारण से हम इतना काम कर पाए हैं। जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो इससे होता है, ये जानवरों के पास नहीं है। इसलिए जानवरों के पास इसकी वजह से एक तरफ तो हमने बहुत कुछ गेन किया और दूसरी तरफ हमने बहुत कुछ लुटा दिया, क्योंकि हमने एबनॉर्मली अपनी बिहेवियर शुरू कर दिया और उस एबनॉर्मलसी की वजह से हम इस गर्त में पहुंच गए। आज हम एक्सट्रीम पे हैं। मतलब आप अगर ये कहें कि हम बिल्कुल एक तरीके से, एक तो एटम बम का गोला है और हम अपने बिहेवियरल, अपनी दिनचर्या में ऐसे बम के ऊपर बैठे हैं कि कभी ब्लास्ट होकर के आपका जीवन ले लेता है। आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक यंग एक्टर था, उसमें टीवी में आता था, शुक्ला करके, आकाश, आदर्श शुक्ला, आकाश शुक्ला करके नाम उसका है। ही वॉज ओनली 32 ईयर्स ओल्ड। इतना हैंडसम पर्सनालिटी थी, 6 पैक्स ऐप, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन। एंड वन फाइन मॉर्निंग जिम में उनकी डेथ हो गई। अभी पिछले कुछ महीनों पहले एक जरीवाला करके एक्ट्रेस थी, उसकी इसी तरह डेथ हो गई। राजू श्रीवास्तव, जिसको आप सब जानते हैं, यंग मैन, ही ऑल्सो डाइड। एंड इस तरीके से हमारे पास तो 25-30 साल के लोग, हार्ट अटैक के लोग, ढेरों लोग आते हैं, ढेरों आते हैं। उनके एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, उनके पास कभी कभी ओपन हार्ट सर्जरी तक करनी पड़ती है। और ये सब एबनॉर्मल दिनचर्या के कारण है। इसमें ये तो 3 पार्ट मैंने आपको बताया, भोजन, क्रोनोमेडिसिन एंड एक्सरसाइज। चौथा पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको टोक रहा हूँ। चौथा पार्ट शुरू करने पहले मेरे दिमाग में ये आया कि डॉक्टर सचान इतने फेमस डॉक्टर हैं कि हर आदमी चाहता है कि इनको दिखा लें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, और उस स्वस्थ होने के लिए वो बहुत सारा पैसा खर्चने को तैयार है। लेकिन डॉक्टर आमोद सचान इस कमाई को ख़त्म करने का काम क्यों करने जा रहे हैं, क्यों लोगों को स्वस्थ करने जा रहे हैं? और ये जो आमोद फाउंडेशन है, अब पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको पता चल पाए। आपको चौथा आयाम से ही आमोद फाउंडेशन की जेनेसिस हुई है। जो चौथा आयाम है, तो वो पहले बता दूं तो आपको आमोद फाउंडेशन समझ आ जाएगा क्यों बनाई हमने। चौथा आयाम है हमारा इमोशनल बैलेंस। हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और इस समय वर्तमान परिस्थितियों में हम सब लोग 100% लोग बीमार हैं, एक भी आदमी नहीं जो स्वस्थ है। आप जब बीमारी की बात सोचते हैं तो आप सिर्फ शरीर का स्वस्थ समझते हैं बीमारी। शरीर की बीमारी भी हो चुकी है, ऐसा ढूंढिए आप तो करीब 50% लोगों को डायबिटीज़ है इस समय।
डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। 30% को फ्रैंक है और 20% लेटेंट डायबिटीज़ है जो होने वाली है, प्री डायबिटिक कंडीशन में है, और हाइपरटेंशन है। और ये डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन ये बेसिक आधार है किसी बीमारी को पैदा होने का, ये पहले सबसे पहले पैदा होती है। उसके बाद इसकी जो उच्चतम ऊंचाइयां हैं, हार्ट अटैक है, डिस्लिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, वो सब और आगे बढ़ती हैं। हार्ट अटैक होता है, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ये सब दुनिया भर की बीमारियां जो होती हैं वो उसके आगे होती हैं। तो ये सब को हमें रोकने का जो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा गड़बड़ है, तो उसके लिए मुझे इमोशनल बैलेंस को समझाने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा कि इमोशनल बैलेंस है क्या चीज़। हमारे इस शरीर को, ये शरीर है और ये शरीर इस पूरे संसार का सबसे बेस्ट कंप्यूटर है। इसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो गई हैं, और बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग, लिवर कैसे काम कर रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, अप टू सेलुलर लेवल लाइव रिकॉर्डिंग है। वो कभी किसी और टर्म पे दिखाएंगे वो लाइव रिकॉर्डिंग की कैसे कैसे काम करता है। ये सब को चलाती है, इसके अंदर एक जीवनदायिनी शक्ति होती है, जो जिसको आप नाम कुछ भी दीजिए, आत्मा दे दीजिए, सोल दे दीजिए, रूह दे दीजिए, जो मन चाहे नाम दे दीजिए, लेकिन एक जीवनदायिनी शक्ति है। जब तक इसके अंदर रहती है तब तक तो हम जीवित रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो ही इससे बाहर निकल जाती है तो ये शरीर डेड बॉडी हो जाता है, और इसको हम 24 घंटे भी नहीं रख सकते, और काम की तो उसी क्षण से खत्म हो जाती है। उसके बाद डिके शुरू हो जाता है। हम इतने दिन से जीवित हैं, चल फिर रहे हैं, कहीं कोई बदबू नहीं, आप डेड बॉडी 24 घंटे नहीं रख सकते, क्योंकि वो जीवनदायिनी शक्ति है उसको बचाई हुई थी। तो ये वो हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर भी बहुत जटिल, जितने सॉफ्टवेयर बने हैं अभी तक उन सबसे यूनिक है। वो सारे ऑर्गन्स पे, सारी सेल्स पे एक साथ काम करती है, और ऐसे काम करती है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बात करता है, दूसरे को बताता है कि हाँ ये हमको भोजन में नहीं किया। वो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, भोजन में नहीं किया तो ये यहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाएगा, भोजन खत्म हो गया है, ब्लड शुगर गिर रही है, अब आपको भूख लगेगी। सैटिस्फैक्टरी सेंटर, वहाँ आपने भोजन कर लिया, सैटिस्फैक्टरी सेंटर स्टिमुलेट हो गया, उसने बता दिया भोजन मिल गया मुझको। ये सब बात कर रहे हैं आपस में, अंदर ही अंदर उनके मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बात करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, उनको सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो सब ये ऐसी प्रक्रिया, और ये चलती उसी सॉफ्टवेयर से है। तो इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमारी नॉलेज, सभी मनुष्यों की नॉलेज ऑलमोस्ट 0% है। मैं 800 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जिन लोगों ने जाना, जो उसको समझे, उन लोगों ने उसके बारे में बताया, लोगों को बताया, और लोगों को अपने बच्चों के लिए बताया कि आगे चल के संतान कैसे जिएगी, तो उनको जीने के तरीके बताए। तो आदि सनातन काल से जब वेद और पुराण उपनिषद का जब गणना हुई, तो वही ज्ञान है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। उसके बाद 2500 वर्ष पहले मोहम्मद साहब पैगंबर इब्राहिम आए, उन्होंने यही देखा तो उन्होंने कुरान लिख दी। जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने बाइबल लिखी। सब में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि कैसे जीवन जियो। गुरु ग्रंथ साहब, नानक साहब आए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिख दिया। ऐसे जैन महावीर सब लोगों ने यही बात बताई, और उसका एक सार है, एक जिस्ट है, और वो जिस्ट है कि हम सबको, ये हमारी जीवनदायिनी शक्ति तब ऑप्टिमम काम करती है, प्योरेस्ट फॉर्म में काम करती है, जब इस हृदय में प्रेम और करुणा का वास होता है। जब हम प्रेम करते हैं सबके प्रति, प्रेम का मतलब, प्रेम की परिभाषा भी वर्तमान समय में बदल गई है। आज की जो प्रेम की परिभाषा है वो वासना और मोह के मिश्रण का नाम प्रेम बना दिया है, जो आर.के. गैलरी वाले बेचते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो विकार है। डॉक्टर साहब, आप कहीं भटक तो नहीं गए? क्योंकि मैं तो डॉक्टरों को सुनता हूँ, वो मेडिकल साइंस की बात करते हैं, और जहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाओ, तो वो बताते यही समस्या की जड़ है, और जो नई मेडिकल साइंस है, नई मशीनें हैं, यही आपको स्वस्थ करेंगी। नहीं, तो आप भटक तो नहीं रहा से मेडिकल की जो आपकी राह? बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। आपको बताता हूँ क्या सही है। तो इस ऑपरेटिंग, इस मशीन जैसे ये है, ये मशीन चलती है। इस मशीन में जैसे आप कार चलाते हैं, कार में अगर पेट्रोल की कार है, आप उसमें डीजल डाल दीजिए तो खराब हो जाएगी, मोबिल ऑयल डाल दीजिए खराब हो जाएगी। पेट्रोल ही चाहिए उसको, प्योर फॉर्म का पेट्रोल चाहिए। इवन एयरक्राफ्ट में अगर पेट्रोल है और ज़्यादा रिफाइंड चाहिए, उसमें ये वाला पेट्रोल नहीं पड़ सकता। इस तरीके से इस शरीर को चलने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो प्रेम से मिलती है, कि हम सभी प्राणियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब मैं बता दूं,
एक तो बताया कि वो गलत है डेफिनेशन, सही डेफिनेशन क्या है? सही डेफिनेशन है सत्य निस्वार्थ प्रेम। हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उसके लिए मेरे हृदय में इतनी करुणा जागता है, इतना इतना उसके लिए भाव जागता है कि किसी तरह प्रभु इसका कल्याण हो, इसका भला हो। ये है प्रेम। प्रेम में कोई जेंडर नहीं है। प्रेम, और ये शरीर चाहता है, क्योंकि ये बना किसने, बनाया किसने इसे? उसी परमपिता परमात्मा ने बनाया। परमपिता परमात्मा प्रेम के पर्यायवाची हैं। वो पूरे संसार के सारे प्राणियों से एक समान प्रेम करते हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही करे। तो यदि हम सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, सबके साथ सद्भावना रखते हैं, शुभकामना रखते हैं, सबके लिए प्रगति, सबके लिए चाहते हैं कि अच्छा हो, तो मैं स्वस्थ रहता हूँ। और हमारा हो क्या गया है इसमें? ये तो भाव है ईश्वर का, ईश्वर ऐसा चाहते हैं। और हमारा भाव है जेलसी, हैट्रेड, एंगर, ईगो, काम वासना, यही तुम्हारे हैं भाव। पूरे दिन हम जल्दबाजी में, परेशानी में, उलझन में जीवन जीते हैं। तो ये दोनों की जो वाइब्रेशंस है थॉट्स के, ये थॉट्स एक इलेक्ट्रिकल करंट है, इनकी जो वाइब्रेशन है बिल्कुल 180 डिग्री पे है। ये स्वस्थ रखता है, ये अस्वस्थ करता है। और इसकी पूरी मैकेनिज्म ये है, इसकी मैकेनिज्म बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम मेडिसिन में ही हैं मेडिसिन की बात नहीं है कहीं। जब हम प्रेम और करुणा में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल रहता है, पल्स रेट नॉर्मल रहती है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहता है, और हम बिल्कुल हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्रेन से, और हम प्रसन्न रहते हैं जब प्रेम करुणा होती है। तो यदि प्रेम करुणा करने का कारण ये नहीं है कि हम उसके लिए करें, उससे मैं स्वस्थ होता हूँ। इसलिए मैं स्वयं अपनी बात कहता हूँ कि मैं 24 घंटे इतना बैलेंस्ड अपने आप को रखता हूँ कि मेरे मन में कतई कोई घृणा, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या ना आने पाए, कतई। क्योंकि उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके वाइब्रेशन कैसे हैं, लेकिन मेरा कल्याण उसी क्षण हो जाता है। और हमारे हार्मोन सब नॉर्मल से रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो नॉर्मल इनहिबिटरी रिलीज होते हैं, जिससे हम शांत रहते हैं। जब हम शांत रहते हैं तो हमारी न्यूरल फायरिंग शुरू हो जाती है। जब न्यूरल फायरिंग शुरू हो जाती है तो हमारे को एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होती है, तब हम सच से सोच सकते हैं, और जब सच में सोच सकते हैं तो हम डिसीजन सही कर सकते हैं। तो ये हमारे उससे लिंक्ड है ये पूरा का पूरा सिस्टम। और आगे चल करके और बीमारियों के बारे में भी आपको बताता हूँ। पहले आप ये 4 आयाम आपको समझ में आ गए पूरे अच्छे तरीके से? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आयाम समझ में आ गए। अब मैं तो सबसे पहले यही जान रहा हूँ कि जानना चाहता हूँ कि अमोद फाउंडेशन में मुझे वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे कि जो साधु और महंत और प्रवक्ता होंगे वो मिलेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक स्टडी, जिस स्टडी ने मेरा आमूलचूल परिवर्तन किया, मेरे थॉट प्रोसेस को बदल दिया, और मेरे सोचने समझने की सारा दिशा बदल गया, और वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम बहुत सहृदय व्यक्ति थे, बहुत सहृदय व्यक्ति थे। वो बहुत लोक कल्याण में 24 घंटे लगे रहते थे, उन्होंने पूरा जीवन लोक कल्याण में खर्च किया। तो उनको कहीं से ये बात पता चली कि लोगों को उनके थॉट्स एंड इमोशंस को चेंज करके उनकी बीमारी को ठीक किया सकता है, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हमको अपने थॉट्स एंड इमोशंस जो हैं वो प्रेम और करुणा करने हैं, न कि जेलसी, हेट्रेड, एंगर के करने हैं। तो ये बात उनको कहीं से किसी ने पता चली। एक डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो मरीजों का इलाज योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मरीजों का इलाज करते थे। पता लगाया कि ये है, उनको बुलवाया अपने यहाँ पर। उस समय वो DRDO में डायरेक्टर थे, और उनसे उन्होंने पूछा ये बताइए आप कैसे करते हैं? तो उन्होंने पूरी मैकेनिज्म समझाई, जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ और आगे और बताऊँगा। तो उन्होंने उनको पूरा समझाया, और ये इस माध्यम से ठीक हुआ। ये भी सत्य है कि वो मेडिटेशन और अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके ठीक हो गया। तो अब ये जो ठीक होने के प्रोसेस में जो कुछ हुआ है उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो उन्होंने एक मरीज पे 125 जांचें कराई, और मरीज कौन से लिए उन्होंने? जिन मरीजों को हार्ट अटैक पड़ चुके थे, उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी थी, कुछ लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी थी, फिर भी उनका इजेक्शन फ्रैक्शन इतना कम था कि वो चल नहीं पाते, 2 कदम फेफड़े में पानी भर जाता था उनका, और वो बिल्कुल असहाय, सिर्फ मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। उन मरीजों को लिया गया 1000 मरीज, और 3 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के उन्होंने चुने, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, एंड KEM मेडिकल कॉलेज मुंबई, एंड माउंट आबू का राजयोग मेडिटेशन सेंटर, ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सेंटर। ये 4 सेंटर, मल्टी सेंटर लिए गए, और उन सब लोगों को रख करके
स्टडी के पहले उनके 125 जांचें की गई। ऐसा कोई हार्मोन नहीं था जो उन्होंने छोड़ा, ऐसा कोई बायोकेमिकल मटेरियल नहीं था जो उन्होंने नहीं जांच करी। सब बायोकेमिस्ट्री पूरी करी, पूरा हार्मोन स्टडी किए पहले और स्टडी के बाद। 125 मतलब मेलेटोनिन तक का एस्टिमेशन किया गया, जो बहुत रेयर हार्मोन है जो हमारे यहाँ पे निकलता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस से, तो उसको भी उन्होंने स्टडी किया एंड पाया कि वो सारे के सारे पैरामीटर्स 125 के 25 टेस्ट सारे नॉर्मल हो गए थे। 93% पेशेंट वो परमानेंटली ठीक हो गए। ये पूरी स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में 2012 में पब्लिश्ड है। मैं आपको स्टडी में भेज दूंगा जिसमें ही। इस स्टडी को जब मैंने पहली बार सुना डॉक्टर सतीश गुप्ता से सीधे, तो मैं हाईली इम्प्रेस हुआ। वही बात जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हुई थी वही मेरी हुई कि जब ये सत्य है तो फिर इसका पूरा गहन शोधन होना चाहिए। तो मैं इसके शोध में लग गया और पूरा इंडिया में, ब्रॉड, बाहर दुनिया के सारे देशों में, सब जगह घूम घूम करके मैंने इसको देखा और अल्टीमेटली पाया सत्य यही है। सत्य है कि हमको सत्य निस्वार्थ प्रेम करना है, अपने भले के लिए करना है। दूसरे भले के लिए हो या ना हो तुम नहीं कह सकते, लेकिन अपने भले के लिए मुझे सबको प्रेम, करुणा, दया, सेवा, यही भाव होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस आमोद फाउंडेशन का गठन किया कि अब इस पूरे प्रोसेस को मैं सब जगह पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, हिंदुस्तान में फैलाऊंगा। तो इसीलिए मैंने राम सनेही घाट पे एक आश्रम बना रहे हैं। यहाँ पर अभी एक माउंट आबू में है, वहाँ हम जाते हैं, अभी वहाँ पर इलाज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ बना करके और एक हिंद इंस्टीट्यूट में भी एक आरोग्य आश्रम बनाएंगे। और इसमें चूंकि डिवाइन हेल्प चाहिए, अगर डिवाइन हेल्प चाहिए तो उसका एक पहला प्री रिक्विजिट है। वो रिक्विजिट ये है कि आप धन नहीं ले सकते हैं। अगर आपने धन लिया तो डिवाइन हेल्प गई, ईश्वर वहाँ नहीं रहता। जहाँ धन का लेन देन, तो व्यापार है, व्यापार ही करता रहता है। तो पूरी का पूरा प्रोसेस वो टोटल चैरिटेबल बेसिस पर होगा। दान लिए जाएंगे लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं होगा, उनको फ्री रखेंगे। जो ठीक होंगे वो दान दे जाए, कुछ भी दे जाए, वो अपना घर दे दें, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए एक यहाँ बना रहे हैं और एक दुबई में बना रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास दुबई के किंग का ऑफर आया, उनको भी पता चला कि मैं इस तरह काम करूँ, तो उन्होंने इनवाइट किया। मैं इसी महीने जाऊँगा भी और वहाँ भी ये वेलनेस सेंटर बनाऊँगा और वहाँ पर सिर्फ वही चारों आयाम पे काम करते हैं। हम कोई पूजा पाठ और कोई घंटी और दिया ये कुछ नहीं है। सिर्फ हम उसको सुबह शाम सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, जो भोजन उसको करना चाहिए वो भोजन बनवाते हैं, वही खिलाते हैं अपने सामने, उनको सिखाते हैं कि ये भोजन करो। और उसके अलावा हम थोड़ी सी एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज सिंपल सी है, कोई जिम और कोई योगा नहीं है। सिर्फ उनको 45 मिनट्स मॉर्निंग में सूर्योदय के बाद ब्रिस्क वॉक और सूर्यास्त के पहले आधा घंटा ब्रिस्क वॉक, दैट्स ऑल। नो एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है आपके लिए। और क्योंकि हमारे शरीर के जो मैकेनिज्म बनी हुई, मशीन बनी हुई है ना, उस मशीन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बदल जाता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है, फैट कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल जाता है, सब आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो हमारी मशीन सही होनी चाहिए। तो हमको कोई स्पेशल ये नहीं मांसाहार चाहिए। जब बहुत एक्सरसाइज सब चीज़ नहीं कराएंगे तो कुछ खान पान में भी कुछ नियंत्रण करेंगे, कुछ जीवन शैली भी बदलेंगे। भाई खान पान नियंत्रण तो आप बता रहा हूँ कि खान पान में हमको जो बेसिक चीज़ें हैं, फाइबर की डाइट खूब खानी है, हरी सब्जियां खूब खानी है, फल खूब लेना है और वो वाला अनाज लेना है जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा मिलेट बोल रहे हैं, वो वाला अनाज जो है मोटा अनाज, उसकी रोटियां लेनी है और खूब फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सलाद, ये ढेर सारा लेना है खाना। क्योंकि हमारी आंतों की संरचना ऐसी है। मांसाहार बिल्कुल नहीं लेना है। आपका सवाल ये हो सकता है कि मांसाहार क्यों नहीं लेना है? हाँ, नहीं मांसाहार भी और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते तो हैं। ऐसे मजहब है जहाँ पे मांसाहार अब से उनकी देखिए, पहचान। मैं उस मैटर पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों की जो आस्थाएं हैं ना, वो भ्रांतियों पर बेस्ड है, कोई फैक्ट्स पर नहीं बेस्ड है। और हम वैज्ञानिक आदमी हैं, हम जो बात फैक्ट्स पर सही उतरती है हम उसको फॉलो करते हैं। हम किसी के कहने से कुछ नहीं समझ सकते। कोई कुछ भी लिख दे तो हम नहीं उसको स्वीकार कर लेंगे जब तक कि मेरे साइंटिफिकली वो पूरी तरह एक्सप्लेन ना हो। तो इसलिए वो उस पर कमेंट करना बेकार है। लेकिन मूलतः मनुष्य शाकाहारी है, तो शाकाहारी में उसको मांसाहार में जो एक डिफेक्ट है, जो मेजर डिफेक्ट है, जिसमें इस मांसाहार को हम कंडेम करते हैं और पूरी दुनिया में भी हम लोग वीगन डाइट लेना शुरू कर दी है, वो ये है कि जब भी कोई मांसाहार बनता है उसके पहले जीव की हत्या की जाती है।
बिना हत्या के तो बनेगा नहीं। जब हत्या की जाती है उस समय वो जीव कितना भी छोटा से छोटा प्राणी हो, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से इमोशंस पैदा होते हैं, क्रोध के, घृणा के, द्वेष के, उसका रुदन है उसके अंदर, इतना इतना चैलेंज है अंदर से आ रहा है, उसका भयंकर तरीके से भयभीत है वो, और वो सारे के सारे भाव उस भोजन में चले जाते हैं, उसी भोजन को हम करते हैं, वही भाव हम खा जाते वही हैं। भाव खा जाके वो हमारे खून में चले जाते हैं बस, और वो यहाँ दिमाग में काम करने लगते हैं। तो इसलिए मांसाहार किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी तरीके का। तो और आप इस पूरी दिनचर्या का पालन करेंगे, पूरे 100% ठीक रहेंगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आप वही राह बता रहे हैं जो हमारे कोई भी धर्म बताता है, कोई भी संत बताता है, और कोई भी डॉक्टर बताता है। तो आप उस राह को सरल कर रहे हैं, क्योंकि आप साइंस से आए हुए हैं। तो जिसमें साइंस का ठप्पा लग जाता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन बार बार मैं आपसे शुरुआत में भी कहा, अभी भी मुझको लग रहा है कि रामचरितमानस और मेडिकल साइंस अलग अलग बातें कहती है ना। नहीं, दोनों एक ही है। अब मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पहले, इसके पहले एक धर्म के बारे में व्याख्या कर दूँ, छोटी सी व्याख्या है, तो फिर रामचरितमानस समझ में आ जाएगी जल्दी। सारे धर्म का हमने लगभग सभी ग्रंथों को पढ़ा है, जितना मैं समझ सकता हूँ हमने सबको पढ़ा है। बाइबल भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी, सबको मैंने पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा है। अल्टीमेटली सबका सार एक है कि सबके प्रति प्रेम रखो, सबके प्रति करुणा रखो, सबके प्रति दया करो, सबको जकात दो, दान दो, सब जो नारायण, हमारे नारायण, दरिद्र नारायण को भी दरिद्र कहते हैं कि वो नारायण, वो भी भगवान का स्वरूप है, उन सबकी सेवा करो। यही सारे धर्म सिखाते हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं किसी के अलावा कुछ सिखाता हूँ। लेकिन आज की तारीख में धर्म के नाम पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जीना हराम कर रहा है, एक समाज दूसरे समाज का जीना हराम कर रहा है, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है धर्म के नाम पर। इसका मतलब क्या है कि धर्म का ज्ञान किसी को नहीं है, सब अज्ञानी है, तभी तो उसका नाम लेकर के ये काम हो रहे हैं। धर्म सिर्फ प्रेम सिखाता है। अब मैं कहिए तो मैं दो चार एग्जाम्पल बता दूं जिनके फॉलोअर्स इतने एग्रेसिव होते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब का एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत ही दयालु व्यक्ति थे वो, ऐसे नहीं जैसा आज प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। इतने करुणा से भरे थे कि उनके बारे में एक कहानी है, बहुत प्रचलित कहानी है, कि वो जब नमाज पढ़ने जाते थे तो रास्ते में एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो उनसे बहुत नफरत करती थी, उसको उनकी बातें नहीं अच्छी लगती थी। तो कैसे व्यक्त करें, तो रोज़ जब वो जाते थे देखे रहती, तके रहती थी और उनके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी हर बार जब वो जाए नमाज। और वो करुणा से भरे आदमी अपना हिलाया, साफ किया, चले गए। कभी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, अपने आप कभी न कभी समझ आ जाएगी। एक दिन वो जा रहे थे तो उस दिन कूड़ा नहीं गिरा। अब उनके हृदय की करुणा देखिए, वो अंदर गए, बूढ़ा माई कहाँ है, आज क्या हो गया, आज कूड़ा नहीं फेंका उन्होंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखा वो बिल्कुल तड़प रही थी बुखार से। कहे माई कम से कम मुझे बता देती, मैं तुमको हॉकिंग पास ले चलता। उस वृद्ध महिला के आंखों से आंसू की धार बह निकली। उसने कहा बताइए कितनी मैं नफरत करती थी, कितनी इनके हृदय में करुणा बैठी हुई है। ऐसी कहानी है जीसस क्राइस्ट की, आप सबने सुनी होगी। जब उनको ज्यूज ने क्रूसीफाई कर दिया तो क्रॉस उनके गले में लटका कर उनको फ्राइडे के दिन उनकी हत्या कर दी गई। उस समय जो उनके भाव थे मन के, उन्होंने कहा हे प्रभु इनको माफ़ कर दो कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कर्म का कर्म फल तय है, उसमें जीसस क्राइस्ट भी कुछ नहीं कर सकते। जो हत्या करेगा तो हत्या का फल उसको मिलेगा। और उनकी ये करुणा, क्योंकि उनको इस अपने शरीर, इस ब्रह्मांड दोनों का ज्ञान हो जाता है, एनलाइटेंड व्यक्ति हैं वो, सब समझ जाते हैं। फ्राइडे के दिन क्रूसीफाई हुए, संडे के दिन, ईस्टर के दिन फिर उठ के बैठ गए। शरीर बनाना तो ये 5 तत्वों का खेल है, अगर हम उससे मिल जाएं तो शरीर बनाना मुश्किल नहीं है। सही बात है, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। समय का अभाव रहता है तो कुछ सवाल जो है मुझको लगता है कि वो जरूर आपसे पूछे जाने चाहिए।
एक तो सबसे बड़ी समस्या जो आप बात कर रहे हैं कि रामचरित मानस के लिए आपने प्रसंग छोड़ दिया, वो और बोल अच्छा दूं? ठीक है, हाँ, उसमें बता दीजिए तो फिर आगे उसका। रामचरित मानस जो है एक ऐसी कथा है, एक ऐसी कहानी है, ट्रू ग्रंथ है, जिसमें कि एक साधारण मनुष्य रामचंद्र जी अपने कर्मों के द्वारा 14 वर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन गए। जो उन्होंने किया 14 साल काम, उसके कारण से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और राम हो गए। उनका हृदय, उनका एक ही गुण था खाली, वो प्रेम। वो उन्होंने पशु पक्षी जीव जंतु बंदर भालू सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया। दलित भाई और बाकी माताएं बहनें जितना था सबके साथ उन्होंने निस्वार्थ प्रेम किया, सबको करुणा दी। और उस कारण से उन्होंने जिसका वध भी किया उसमें भी उनके प्रति क्रोध नहीं था। उसको वध के बाद भी लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, ये इस संसार का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, अहंकार के एक अवगुण के कारण इसका ये दशा हुई है, तो तुम इससे सारा ज्ञान लो, आज के बाद वो ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। तो करुणा उसके प्रति भी थी उतनी ही। तो वो करुणा ही असली है जो हमको सामान्य मनुष्य से देवता बनाती है, ईश्वर बनाती है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और यही सवाल था कि एक अच्छाई की आप बात कर रहे हैं, और आप चूंकि चिकित्सक है तो ये सवाल तो मैं जर्नलिस्ट तो बनता ही है कि इतनी बुराई आ चुकी है मेडिकल साइंस में, पैसा कमाने की इतनी लत हो गई है कि बहुत ही बुरी स्थिति होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। कुछ मेडिकल रिफॉर्म्स के लिए कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, इसमें दो सवाल जुटे हुए हैं। पहला ये है कि विकृति आ गई है डॉक्टरों में। डॉक्टर इसी समाज का हिस्सा है, डॉक्टर कोई आइसोलेशन में नहीं है। तो जितनी विकृति समाज में है उतनी डॉक्टरों में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसको ठीक करने का तरीका वो ये है कि वो विकृति नासमझी में आई है, क्योंकि उनको स्वयं नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टरों को नहीं पता। तो जो धारा चल रही है उसी धारा में एक ही हमारा मनुष्य का इस समय गुण क्या हो गया है, वो है लोभ, ग्रीड, लालच। ये सारे विकारों की जननी है। ये लालच जो है ना, ये सारे विकारों की जननी है। जितने विकार हैं, तो ग्रीड माने जो हम लालच करते हैं, जो ग्रीड करते हैं, उससे यदि हमारी ग्रीड पूरी हो जाती है तो अहंकार पैदा हो जाता, तब भी नहीं बिगड़ जाता। तो अहंकार पैदा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा व्यवसायी, मैं सबसे बड़ा राजनेता, वो अहंकार पैदा कर देता है। अगर नहीं पूरी होती है तो जिस लगता है इसके कारण नहीं पूरी हो रही, उसके प्रति क्रोध आता है। अगर दूसरे की पूरी हो जाए तो उससे द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है। तो ये ग्रीड ही है जननी हमारे सारे विकारों की, और ग्रीड हमको ठीक नहीं रहने देती है। तो इसके लिए ये काम सरकारों का है कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही हैं, चूँकि सरकार के सभी लोग पूरी दुनिया में जाते हैं, वो भी देखते हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो उन लोगों ने भी देखा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम हेल्थ केयर का ये रेगुलेटेड होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं होना चाहिए। कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का होना चाहिए। और कहाँ से शुरू होना चाहिए गवर्नमेंट का कंट्रोल? सही डॉक्टर्स, सारे ऑपरेशन और सारे रूम रेंट, सबके चार्जेस सरकार फिक्स करे विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न पार्टीज, जो स्टेक होल्डर्स है उनकी सहमति से। आप अपनी तरफ से कुछ भी कर देंगे तो नहीं चलेगी चीज़। आपने कुछ भी कर दिया, हाँ ये होगा, तो नहीं चलेगा। इतनी कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं, इतने तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, वो सब रेगुलेट होने चाहिए। और यहाँ पर एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है भारत सरकार, भारत में वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्रीडेशन देती है अस्पतालों को, लेकिन वो स्वेच्छा है। आप लें चाहे ना लें, NABH नाम सुना होगा आपने, तो NABH एग्रीडेशन वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, लेकिन ये स्वेच्छा से नहीं, और वो भी इनकम्प्लीट है, खाली क्वालिटी की असेसमेंट है, उसके फाइनेंशियल असेसमेंट नहीं है कि क्या चार्जेस होने चाहिए। तो ये सरकार का काम है, सारे के सारे चार्जेस फिक्स कर दिए जाएं, सभी अस्पतालों के चार्जेस फिक्स किए जाए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब पेड होने चाहिए। और उनका इलाज करने के लिए हर एक आदमी के पास एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, सबके पास ये कार्ड, और एक कंपलसरी होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, इंश्योरेंस मस्ट है, वो तो इनएनिमेट है, उसमें मस्ट है। और हम पूरे जिंदा जागृत बैठे हैं, हमें इंश्योरेंस लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको रेगुलेट कर सकते हैं सरकार। और सरकार कैसे रेगुलेट कर सकती है
कि हम जो इनकम टैक्स पेई हैं, ऑस्ट्रेलिया यही करता है, इनकम टैक्स पेई है, हमारे 2% पैसे वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ट्रांसफर कर देता है। और हमारा देश गरीब है, हम समझ रहे हैं, तो उस गरीब देश के लिए, बाकी लोगों के लिए उसी में अगर 2% सेस लगा दिया जाए, उससे हजारों करोड़ रुपए पैदा हो जाता है। उसके अलावा जितना सरकार खर्च करती है हेल्थ पर, अभी इस समय 1.8% ऑफ GDP खर्च हो रहा है। जो टारगेट था कि 2025 में हम इसको 2.5% तक ले जाएंगे, लेकिन अभी भी 1.8% है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में 10% से 16% तक है, यूरोप में, अमेरिका में 22% है, कनाडा में 22% है। तो इतना ये लोग खर्च कर रहे हैं, हम 2% भी नहीं खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में इसका बजट थोड़ा बढ़ाएं, ना भी बढ़ाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन हम इंश्योरेंस क्रिएट करें और सारे जो हम इंस्टीट्यूशन में जो पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज बनाने में पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कोई ना खर्च करें। इसके सारे बजट रोक करके और ये सब इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाए, और हर आदमी को कंपल्सरीली आधार कार्ड की तरह, अब मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ आधार कार्ड में ही एक प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस का हो, तो उससे एक SRTC की जैसे वो होती है ना आपकी रेलवे की वेबसाइट, उस तरीके की वेबसाइट एक आप हो, जिसमें कि सारे मरीज रजिस्टर्ड हो, सारे डॉक्टर रजिस्टर्ड हो, सारे अस्पताल रजिस्टर्ड हो, सारी डायग्नोस्टिक सेंटर, सारी फार्मेसी, सब उसी से लिंक्ड हो। और वो आप खाली आप गए, अपने मोबाइल नंबर बताया, नहीं कुछ बताया, फेस रिकॉग्निशन से आधार खुलता है। अब फेस रिकॉग्निशन से भी आधार खुलता है, थंब इम्प्रेशन से भी आधार कार्ड खुलता है, मोबाइल नंबर से भी खुलता है, नंबर से तो खुलता ही खुलता है। अब उस आप गया, कुछ ले जाने, कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत है, आपकी स्टोरी पूरी की पूरी उस डॉक्टर ने अपने पासवर्ड से अपनी खोली वेबसाइट और सब कुछ मिल गया। ये बात समझ में है, लेकिन अब इसका खर्चा, अब इसमें एक और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया। अच्छा बताइए कि अभी इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है। उसके मिलने का कारण एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा कारण महत्वपूर्ण है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। शहरों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। मेरा भी सवाल यही था। हाँ। कि एक बार एक मीडिया संस्थान में था। हाँ। तो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया गया। तो मेरे सरकारी डॉक्टर एक मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो है ही नहीं डॉक्टर, ये झोला छाप भी आप बंद करवा दोगे तो उनके लिए बड़ी समस्या, आपकी मदद नहीं, नुकसान कर रहे हो। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि जो ग्रामीण, हमारी तो देश की जनता तो 70% बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अर्बन सेंट्रिक है, प्राइवेट सेक्टर तो पूरा अर्बन सेंट्रिक है, गवर्नमेंट वाला सेक्टर भी जो बड़ी बड़ी अस्पताल हैं वो भी अर्बन सेंट्रिक हैं। आबादी 70% रहती है गाँव में, शहर में रहती है 30% डिस्प्रोपोर्शनेट है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप बस कहने को तो कुछ भी कह दिए, अदरवाइज है नहीं। इसीलिए तो झोला साहब डॉक्टर वहाँ पनप जाते हैं, क्यों अगर उनको कुछ मिल जाए इलाज तो क्यों पनपेंगे वो। तो और है क्यों नहीं, उसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उसको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, वायबिलिटी होनी चाहिए, तब तो बनाए कोई आदमी। जब उसको ये पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में 1 लाख आदमी रहते हैं, इसमें इतने इंश्योरेंस के कार्ड हैं, इसमें से 10% मिनिमम उनको बीमार होना पड़ता है, तो इतने इसमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। वो पूरा का पूरा फॉरेन सेक्टर और इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों आ जाएंगे और पूरे लिंक करके अस्पताल बना देंगे। और वो उनको एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक जिला दीजिए, मेडिकल कॉलेज से लेकर के नीचे तक PHC तक बनाए, तो और वो सब आपस में टेलीमेडिसिन के माध्यम से लिंक्ड रहे। तो गांव के लिए एक स्पेशल कोर्स पहले चलता था, वही बंद हो गया। एक लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर होता था, LMP डॉक्टर, जो MBBS से कम था लेकिन नर्स MRP मेडिकल रजिस्टर, नहीं लाइसेंसिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसका नाम था LMP। ये आज से करीब 40 साल पहले चलता था। ये 3 साल का कोर्स है, इसको रिवाइव किया जाना चाहिए। और इसमें उन लोगों को ये बेसिक शिक्षा दे करके और प्राइमरी केयर फिजिशियन बनाना चाहिए। उनको कंप्यूटर दे दिया, उनको पूरा नेटवर्क दे दिया हाईएस्ट सेंटर का, वो वहाँ से बैठ के जो कॉमन डिजीज़ है उसको उसने इलाज किया, कंप्यूटर में डाल दिया। उसके बाद यदि वो नहीं ठीक हो रहा, जांच भी कर दी बेसिक वाली, और उसका नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकंड में रेफर कर दिया उसको मरीज को कुछ नहीं देना। मरीज ने उसने जहाँ रेफर किया तो उस सेंटर पहुँच गया। अब उसको कहीं लाइन नहीं लगानी, वो प्रॉपरली फीड होकर कंप्यूटर में चला गया। और उसके बाद दूसरी एक समस्या जो, और उसका इलाज हो गया। तो एक प्राइमरी केयर सेंटर में बैठा हुआ डॉक्टर या LMP वो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कम्युनिकेशन में है। जब प्राइवेट सेक्टर दिया कॉल सेंटर की तरह डॉक्टर भी बैठा लेगा ढेर सारे। हाँ, ये उसी तरह जैसे कोर्ट में होता है कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ऑटोमेटिकली होगा। चूंकि उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंस वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर, वो इंश्योरेंस के थ्रू मिल रहा है, तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो वो सारा का सारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो और डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो सारा पैसा लगा देंगे नीचे तक, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज देयर जो उनको जो एश्योर्ड है कि उनको मिलेगी मिलेगी। अभी कोई एश्योरेंस ही नहीं है, तो कोई आदमी बस वहीं तक जाता है जहाँ तक कि वो उम्मीद करता है कि हम कमा लेंगे। आज भी देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ओवर क्राउडेड है। चाहे किसी सरकारी मेडिकल का नाम ले लीजिए, चाहे सरकारी अस्पताल का नाम ले लीजिए, वो सिर्फ फ्री की वजह से, क्योंकि अफोर्ड कर नहीं सकता आदमी। अफोर्ड तो किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे। और इस तरीके से हर एक आदमी को स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके का कोई खर्चा नहीं करना होगा। खर्चा उसका मैनेज हो गया पहले से, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी उसने इंश्योरेंस ले रखा है थ्रू इनकम टैक्स, और जो नहीं एम्प्लॉयड है वो उसका सरकार टेक केयर कर रही है। इतने भर से इस देश की फैसिलिटी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे आपने एविएशन सेक्टर में डेवलपमेंट देखा है। एविएशन सेक्टर आज से 25 साल पहले लखनऊ में एक छोटा सा एयरपोर्ट था, बिल्कुल सरागरा। आज देखिए उसमें से सिर्फ 2 फ्लाइट सवेरे जाती थी, 2 फ्लाइट शाम को जाती थी बस, और पूरा एयरपोर्ट बंद हो जाता था। आपको याद होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मौसी एयरपोर्ट का, मौसी एयरपोर्ट। हाँ, और आज की तारीख में एयरपोर्ट देखिए सैकड़ों फ्लाइट डोमेस्टिक जाती हैं, दर्जनों फ्लाइट इंटरनेशनल जाती हैं यहीं से। ऐसा ही हेल्थ सेक्टर हो जाएगा। तो मेरा जो मिशन है, मेरी जो अपेक्षा है, जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं पायदान में खड़ा आखिरी व्यक्ति जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसको भी वही इलाज मिले जो किसी भी टॉप क्लास एक रिच आदमी को मिल रहा है, और इस तरह से मिल सकता है। बहुत सही डॉक्टर साहब, आपने तमाम बातें की और मुझको तो लग रहा है कि आप जो है चिकित्सा की लाइफ स्टाइल के विकिपीडिया है, तो हमको तो कई दिन चाहिए कि जो आपसे जो ज्ञान है उसको लिया जा सके। इसको कंक्लूड करने के पहले हाँ, एक स्टेटमेंट मैं अपनी तरफ से और देना चाहता हूँ जो इस देश के भविष्य को लेकर मैं देख रहा हूँ। वो ये है कि लास्ट जो सेंचुरी डिकेड थे, 2 दशक से भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे ज़्यादा अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को पैदा कर रहे थे, जो IIT से, IIM से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग कॉलेज से पैदा हो रहे थे, जो पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे थे, पूरी दुनिया के। ये दशक अगर हमने ये इतना काम कर लिया, ये काम 1 साल में हो सकता है, ज़्यादा लंबा समय नहीं चाहिए। तो इसके साथ 3 मिनिस्ट्री भारत सरकार की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 3 मिनिस्ट्री हैं, इनका एक वर्टिकल जोड़ कर बनाया जाए और इन हॉस्पिटल्स का इंस्पेक्शन करके इनके ग्रेडेशन डिसाइड किए जाएं कि ये हॉस्पिटल जो है ये विदेशी मरीजों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे आर अलाउड, दे आर परमिटेड बाय द गवर्नमेंट कि हाँ ये इलाज करा सकता है यहाँ पर, ये A क्लास का है, B क्लास का है, C क्लास। उनके सभी के चार्जेस सरकार के पास पहले से पता होंगे कि अगर आप A क्लास के अस्पताल में जाते हैं तो आपको कितने रुपए में ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी, B में जाएंगे तो कितने रुपए हो जाएगी, C में जाएंगे कितने हो जाएगी। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के डॉक्टर्स बेस्ट डॉक्टर्स हैं। अमेरिका में इंडियन डॉक्टर्स आर ट्रीटेड एज ए स्टेटस सिंबल। लोग गर्व से कहते हैं कि आई एम गेटिंग ए ट्रीटमेंट फ्रॉम ए इंडियन डॉक्टर। और तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है इलाज का जब समय आता है। लेकिन चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है हमारा और हमारी मार्केटिंग बिल्कुल पुअर है, इसलिए वो विदेशी तमाम ढेर सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं। हम इस देश की जितनी इकॉनमी है, सुनिए ये स्टेटमेंट है, इट शुड बी पॉपुलराइज, जितनी प्रेजेंट इकॉनमी है $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, इतनी इकॉनमी अकेले हेल्थ सेक्टर भारत सरकार को पैदा करके दे सकता है, अकेले हेल्थ टूरिज्म से। क्योंकि ना अमेरिका में, ना यूरोप में कोई लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है। यूके में नेशनल NHS है, उसमें वेटिंग लिस्ट है 1 साल 1.5 साल की, और हमारे पास वो सारे मरीज यहाँ आकर के इलाज करा सकते हैं और वहाँ की 1/10 कॉस्ट पर। अभी मैंने अपनी डॉटर की डिलीवरी हुई अमेरिका में, वो अमेरिका में पढ़ती है, हार्वर्ड में पढ़ती है, तो वही वहाँ उसकी डिलीवरी हुई। 45 लाख रुपए नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज था वहाँ। एक डेंटल केरीज जो होती है ना, जिसमें फिलिंग कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट 3 लाख रुपए है, जो हमारे यहाँ पे 3000 में हो जाती है। तो हम कितने लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया में खाली हेल्थ टूरिज्म के लिए। तो इसको जल्दी से जल्दी भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको पूरी तरह रेगुलेट कर देना चाहिए, और रेगुलेट करके, लेकिन जब तक स्टेक होल्डर्स को नहीं बैठा लेंगे तब तक सही नहीं होगा। आपने कुछ भी नियम बना दिया, अगर वो फिजिबल नहीं, वायबल नहीं, तो चलेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं बैठे रहेंगे, भैया बंद कर देंगे अस्पताल।
अगर अगर वो वायबल, और सारे अस्पतालों को जिनको ये भय लगता है, परसों अवनीश अवस्थी जी के साथ मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा था, तो कहें डॉक्टर्स ही तो करने नहीं देते। मैंने कहा वो डॉक्टर्स जो सोचते हैं कि इस तरीके से रेट्स फिक्स हो जाने से उनकी आमदनी घट जाएगी, वो भ्रम में है। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आज वो अगर 3 मरीज देखते हैं, कल 30 मरीज देखेंगे वो, क्योंकि वो मरीजों की कमी तो है नहीं, वो मरीज इसलिए नहीं आ पा रहा बेचारा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर इसलिए कम मरीजों में ज़्यादा पैसे लेके बराबर होना चाहता है। और अब जब पैसे फिक्स हो गए तो जो अविश्वास की लकीर है वो भी खत्म हो गई। न डॉक्टर को पैसे मांगने हैं, न मरीज को पैसे देने हैं, दोनों फ्री हो गए। बहुत बहुत बढ़िया बात कही, और आपका अनुभव भी इतना विशाल है। डॉक्टर अमोघ सचान 40 साल यानी 4 दशक के ऊपर इनका मेडिकल प्रैक्टिस का इतिहास रहा है, और अगर 5वां दशक चल रहा है तो ये मान लीजिए कि आधी सदी इनकी जो है मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है, और एक अनुभवी डॉक्टर है। और बात ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिस्टम को सही करने के बाद बीमारी लोगों को ना हो उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये सजेशन भी दे रहे हैं कि कैसे जो भारतीय मेडिकल चिकित्सा है उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, कैसे लोगों को अगर बीमार तो पड़ेंगे तो उनको कम से कम लोग बीमार पड़े, और जो बीमार पड़े उनको सही इलाज मिले और उनका इलाज हो सके, एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अमोघ सचान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया मुझे, और मैं ये चाहता हूँ कि ये विचार थोड़े से लोगों में फैले, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हों और सही चीज़ें उनको मिल सकें। अभी एक जैसे विषय और भी है जो मैं छोटा सा अभी क्लोज करने अभी हम लोग एक आपसे फिर बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है ये। नहीं, तो आप डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, और मुझको लगता है कि कई बार हम आपसे बैठेंगे ताकि बहुत सारी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।